से क्वेश्चन में पूछा है होलसेल प्राइस मेथड। देखो दो ही तरह के ब्रांच की बात कर रहे हैं बेटा, ट्रेडिंग पीएल के आइटम्स की बात कर रहे हैं, है ना। तो जितने भी ट्रेडिंग पीएल के आइटम्स होते हैं, आंसर होगा थर्ड वाराणसी ब्रांच। ये नहीं देखने होते कि उनकी प्रॉफिट और लॉस। हमसे किस मैनेजर की बात किया है, हमसे बात किया है जनरल मैनेजर की। इन जनरल पूरा का पूरा ऑर्गेनाइजेशन देख रहा है, तो उसकी सार्कल अकाउंटिंग क्यों करते हैं, सो दैट हमें इंडिविजुअली इनकी प्रॉफिट के बारे में। तो नो डाउट बी का जो क्लोजिंग आउटपुट शुड बी डेबिटेड टू ट्रेडिंग, और एक होता है ऑन द बेसिस ऑफ डेबिट होता है ट्रेडिंग। मिनिमम रेंट मतलब क्या होता है बेटा, मिनिमम रेंट मतलब जैसे अगर मान लो हमने अपना कोई एसेट आपको यूज करने के लिए दिया है, तो यूज करने के लिए दिया तो हम उसके लिए हो गए लैंडलॉर्ड, ठीक, या फिर कह लो लेसर, और आप हो गए लीजिंग। तो आप हमें बदले में जो पेमेंट करते हो उसको हम कहते हैं रॉयल्टी। ये क्लियर है ना कि आप कम से कम हर मंथ का हमें 10,000 तो पे करोगे ही करोगे, और वो 10,000 क्या है बेटा, मिनिमम रेंट है। तो मिनिमम रेंट को हम लोग फिक्स रेंट बोलते हैं, डेड रेंट बोल सकते हैं, बट टाइम रेंट नहीं बोल सकते, ठीक। रिकूपमेंट की बात करें तो फिर बता दें रिकूपमेंट मतलब क्या होता है कि जैसे अगर मान लो हमने आपको बोला कि आपको मिनिमम रेंट 10,000 देना होगा, ठीक है, बट आप जो एक्चुअल रॉयल्टी अर्न कर रहे हो वो 8,000 अर्न कर रहे हो, ठीक। तो आप में कितना पे करोगे, आप हमें 10,000 पे करोगे। आपने जो अपनी पॉकेट से पे किया है वो 2,000 का हम आपको राइट देते हैं। बेसिकली उसी 2,000 हम लोग शॉर्ट वर्किंग कहते हैं। शॉर्ट वर्किंग मतलब एक तरह से कह लो कि जो आपने एक्सेस पेमेंट किया है, आपका जो एक्सेस लॉ किया है ना, तो ये करोगे उसमें आप कभी भी उसका जैसा इन्वेंट्रीज इज फीफो लीफो एवरेज कॉस्ट और इन्फ्लेशन चल रहा है, और जब मार्केट में इन्फ्लेशन चलता है तो हमारे पास अभी वाली जो इन्वेंट्री मिल सकता। क्लियर है। नेक्स्ट, when the market is rising and prices are continuously going up, the preferred pricing of inventories is FIFO, LIFO, average cost और market price। देखो इसका आंसर होगा सेकंड LIFO, लास्ट इन फर्स्ट आउट। रीजन बिंग हमसे क्वेश्चन में पूछा है कि मार्केट में क्या चल रहा है, इन्फ्लेशन चल रहा है, और जब मार्केट में इन्फ्लेशन चलता है तो हमारे पास अभी वाली जो इन्वेंट्रीज होगी, मतलब लास्ट वाली जो इन्वेंट्रीज होगी उनकी प्राइस ज़्यादा होगी, है ना, या कह सकते हैं कि उनका COGS कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड ज़्यादा होगा। बट जो हमारे पास पहले इन्वेंट्रीज बनी हुई है, नो डाउट उनकी कॉस्ट कम होगी, हेल्प लेनी पड़ती है, क्योंकि कॉस्ट अकाउंटिंग में क्या होता है कि कैलकुलेशन हमेशा होता है ऑन प्रोडक्ट बेसिस। वेजेस, क्योंकि प्रोडक्टिव वेजेस मतलब डायरेक्ट वेजेस, और फैक्चुअल ओवरहेड में क्या होता है या फिर अनप्रोडक्टिव होता है। इसका आंसर हो जाएगा प्रोडक्टिव वेजेस। मान लो हमने 10 दिन छुट्टी ली, हमें पता है कि उस 10 दिन का हमें 1,000 रुपये मिलने वाला है, 10 दिन इंटू 1,000 दैट इज 10,000 हमें मिलेगा। अगर वो 10,000 रुपये हम रिटायरमेंट के बाद लें, डेथ के बाद लें, या अपनी एम्प्लॉयमेंट खत्म होने के बाद लें, तब तो वो टैक्सेबल नहीं होगा। बट अगर हम जिस पॉइंट ऑफ टाइम पे सर्विस प्रोवाइड करें, जिस पॉइंट ऑफ टाइम पे हम जॉब में हैं, अगर हम उस टाइम उसका इनकैशमेंट करा लें तो उसको हमारी इनकम मान करके ये माना जाएगा कि वो हमारी इनकम है और हमें उस पर पूरी तरीके से टैक्स पे करना होगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ इंडियन इनकम टैक्स एक्ट एग्जेम्प्ट होगा। एंड बाकी नेक्स्ट ऑन द बेसिस ऑफ रेस्ट जो सेक्शन 1 का है, क्योंकि सेक्शन डिफरेंशियल ऑफ 100 क्लियर, इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो हम लोगों का आंसर आ जाएगा। तो पहला सेक्शन देखो यहाँ पे कभी कॉन्ट्रैक्ट में जब भी हम लोग कोई कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो कॉन्ट्रैक्ट में कुछ ना कुछ इन रिटर्न होना जरूरी है। सेलर मतलब देखो सेलर आपको गुड सेल करता है तो विजिबिलिटी, तो अग्रीमेंट प्लस इन्फोर्सिबिलिटी होगी तभी वो कॉन्ट्रैक्ट बना। तो फर्स्ट और फोर्थ तो नहीं होगा। थर्ड देखो, थर्ड बोला है वॉइड अग्रीमेंट किया, तो माइनर के साथ जो अग्रीमेंट वो कभी भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनता, दैट इज वो फ्रॉम द वेरी बिगनिंग उसकी वैल्यू 0 है, वो इन्फोर्स नहीं होती बाय लॉ। तो इसका 3 दैट इज वॉइड, डायरेक्ट मोटिवेशन जैसे यहाँ पे कोई चीज नहीं है। नेक्स्ट, वेयर द कंसेप्ट ऑफ बोथ द पार्टीज इज गिवन बाय मिस्टेक द कॉन्ट्रैक्ट इज वॉइड, वैलिड, वॉइडेबल और इलीगल। देखो सिंपल सी बात है, ये चीज याद रखना कि वॉइडेबल पे बेसिकली कॉन्ट्रैक्ट कैसा होता है, वॉइडेबल होता है। बट इन केस ऑफ मिस्टेक, अगर दोनों साइड से गलती हुई है, मिस्टेक हुई है, तो उस तरह के कॉन्ट्रैक्ट को हम कहते हैं वॉइड। तो ओवरऑल कंसेंट फ्यूजन, सेकंड है अनड्यू इन्फ्लुएंस, थर्ड फ्रॉड, नेक्स्ट मिस रिप्रेजेंटेशन एंड लास्ट इज मिस्टेक। तो पहले 4 केसेस में आपका कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल होता है, और मिस्टेक के केस में भी ये चीज होता है कि अगर दोनों तरफ से गलती हुई है तो उस तरह के कॉन्ट्रैक्ट को हम वॉइडेबल नहीं बोल करके वॉइड बोलते हैं कि उस कॉन्ट्रैक्ट की वैल्यू क्या हो जाएगी, सेकंड। क्लियर है। लेट द बायर बिवेयर, दैट इज सेकंड इमोरल। अगर कोर्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से वो सही चीज़ नहीं है, अगर कोर्ट के अकॉर्डिंग ऐसी एक्टिविटी नहीं है कि वो पब्लिक या पब्लिक के लिए की जा सकती है, तो उसको हम कहते हैं अपोस्टमेंट कोलेटरल टू सच कॉन्ट्रैक्ट डज और डज नॉट हैपन। जैसे हम लोग अगर शिप अराइव की तो हम आपको गुड्स सप्लाई करेंगे, अगर शिप डूब गई, ठीक है, तो उस केस में हम आपको गुड्स की सप्लाई नहीं। यहाँ पे देखो क्या बता रहा है, अनकंडीशनल। ऐसा नहीं कि पेमेंट टाइम आप बोलोगे कि नहीं अभी तो हम आपसे पहले और 10,000 यूनिट्स लेंगे और उसके बाद पेमेंट करेंगे, मतलब वहाँ पे कोई कंडीशन नहीं होती, कोई टर्म्स एंड कंडीशंस नहीं होती। आपने जब उधार पे गुड्स खरीदा तो एक बिल साइन करोगे और बिल साइन कंडीशन नहीं होती, कोई टर्म्स एंड कंडीशंस नहीं रख सकते ड्यू कोर्स। नेक्स्ट अब इस म्यूचुअल एजेंसी, क्योंकि म्यूचुअल एजेंसी किसका पार्टनरशिप का, कंपनी को आर्टिफिशियल पर्सन की तरह ट्रीट किया जाता है, दैट इज इसकी एग्जिस्ट होते हैं, सो दैट पूरी की पूरी जो पावर है वो आपके पास। क्वेश्चन नंबर 97, रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन टू इन्फॉर्म क्या हो जाएगा, सिंपली रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन, क्योंकि बोला है कि बिजनेस इकोनॉमिस्ट की इसमें से कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती भाई। रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन का काम थोड़ी है, इकोनॉमिक्स का काम तो ये है कि अर्न कर सकते हो कैपिटल एम्प्लॉयड पे, कैसे फोकास्टिंग कर सकते हो। पर रिक्रूट की बात करें तो इकोनॉमिक्स हमें बेसिकली इन्हीं 2 चीज़ों में हेल्प करता है, मेन
हमेशा ज़्यादा होगा कंपैरेटिवली ज्योमेट्रिक हार्मोनिक मीन्स। सीरीज दी हुई है 1 2 3 4 5, तो ये जो 1 और 5 है ये एक्सट्रीम वैल्यूज है, मतलब एंड वैल्यूज जो है उन्हीं को हम एक्सट्रीम वैल्यूज कहते हैं। तो ये सबसे ज़्यादा अगर हम बात करें तो अरिथमेटिक मीन इससे अफेक्ट होगा। रीजन बिंग अरिथमेटिक, ठीक है, ये हमने पढ़ा है डिस्पर्शन में, वही चीज़ हम यहाँ पे भी बता दिए। दैट इज इसका आंसर क्या हो जाएगा, एसटी अपॉन मीन क्या होगा, बट ऑब्वियस वेरिएंस, क्योंकि वेरिएंस मतलब क्या, जो कि हम लोग कह सकते हैं कि हम लोग इस तरीके से डिनोट करते हैं, इस तरीके से डिनोट करते हैं। तो यहाँ पे बोला फिर फॉलोइंग मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन एज अ डिफरेंट यूनिट अदर देन द यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑफ वैल्यूज। तो डिस्पर्शन में तो हम लोग सारी चीज लेते हैं, रेंज, मीन डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन एंड क्वार्टाइल डेविएशन, ठीक है, और जो स्टैंडर्ड डेविएशन निकलता है उसी का स्क्वायर करते हैं तो वेरिएंस आता है। तो इसका करेक्ट आंसर हम लोग हमेशा ज्योमेट्रिक मीन को ही प्रेफर करते हैं, ठीक है, इसलिए हमने ज्योमेट्रिक मीन कंसीडर किया। एलएस पैशेस डिवाइडेड बाय 2, दैट इज अरिथमेटिक मीन ऑफ लास्ट फ्रेज एंड पैशेस इंडेक्स नंबर ऑफ कैपिटल एंड रेवेन्यू नेचर विच आर स्पेशल फंड इन द बैलेंस शीट। का आंसर होगा बी, पर्सनल अकाउंट। रीजन है कि कितना अभी उनके पास से पैसा आना है या जाना है। रीजनिंग किसके बारे में पूछा है, कंसाइनमेंट। और कंसाइनमेंट में क्या होता है, दो पार्टीज होती है, कंसाइनर होता है, कंसाइनी होता है। कंसाइनर अपना गुड्स कंसाइनी को भेजता है सो दैट कंसाइनी कंसाइनर के बिहाफ पे गुड्स सेल कर सके। नेक्स्ट, बिफोर द ड्यू डेट, रीजन बिंग रिटायरमेंट की बात पूछ रहा है। रिटायरमेंट दैट इज रिटायर होना से रिलेटेड, क्लियर बैलेंस शीट, क्योंकि जब हम लोग बीआरएस बनाते हैं दैट इज बैंक रिकंसिलिएशन कटिंग, एरर ऑफ पोस्टिंग, एरर ऑफ कैरी फॉरवर्ड और ऑल ऑफ द अबव। रीजन बिंग, देखो क्वेश्चन में क्या पूछा, कैरी फॉरवर्ड करना मतलब क्या बेटा, कि जैसे अगर मान लो हमने एसेट अकाउंट बनाया है जहां हम कैपिटल आइटम को ट्रीट करते हैं एज रेवेन्यू आइटम या रेवेन्यू आइटम को ट्रीट करते हैं एज कैपिटल का है, और नया प्लांट दिया हुआ है तो वो कैपिटल नेचर का है। आपने खरीदा क्या, प्लांट खरीदा, तो प्लांट कैपिटल नेचर का आइटम है जिससे आपकी बैलेंस शीट अफेक्ट होगी, और आपने उसको गलती से कहाँ डाल दिया, सैलरी अकाउंट में, जो कि आपका पीएल का आइटम है। तो इसका मतलब आंसर हो जाएगा पी, दैट रीवैल्यू करोगे तो जितनी रीवैल्यूड वैल्यू आई है, बट ऑब्वियस आप उसी पे तो डेप्रिसिएशन का पेमेंट करोगे, है ना। ये 1 लाख था, अब किसी वजह से वो इंक्रीज हो गया 10,000 से, तो आप डेप्रिसिएशन इस पे थोड़ी दोगे, डेप्रिसिएशन आप इस पे दोगे 1 लाख। तो क्या पूछा है बेटा, ट्रेड डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट मतलब जो कि सबके लिए कॉमन होता है, ठीक है। अगर मान लो आपकी सेल प्राइस 100 है तो आप ट्रेड डिस्काउंट 10% का डिसाइड किया, इसका मतलब 10 रुपये का डिस्काउंट सबको दोगे। इसका मतलब ओवरऑल आपकी प्राइस कितनी बच गई, 90। तो बुक्स में ना आप हर जगह की सेंस ही नहीं बनेगा, आप हर बार देखोगे कि 10 रुपये का आपने ट्रेड डिस्काउंट दिया है। आपको तो पता है कि हर आप एक कस्टमर को 10 रुपये का डिस्काउंट देने वाले हो, तो इसलिए हम सिर्फ उसको नरेशन में मेंशन करते हैं और कहीं नहीं। तो इसका जब परचेज होगा एंड रिटर्न कब होगा, जब परचेज रिटर्न होगा, तो आंसर हो जाएगा ए, परचेज रिटर्न। कह रहा है कि अगर आप एक पर्टिकुलर अकाउंटिंग पीरियड के लिए खर्चों को बुक करते हो, किसके लिए, एक पर्टिकुलर अकाउंटिंग पीरियड के लिए, तो बट ऑब्वियस पीरियोडिसिटी कॉन्सेप्ट फॉलो कर रहे हो, एंड पीरियोडिसिटी कोई भी एक्सपेंस और इनकम जब बुक्स में रिकॉर्ड करते हो वो एक पर्टिकुलर पीरियड के लिए होना चाहिए, लेट्स से 3 मंथ्स, 6 मंथ्स, 12 मंथ्स और 50। क्योंकि अगर क्रेडिटर की वैल्यू डिक्रीज हुई, क्रेडिटर कौन है, जिनको ऑर्गेनाइजेशन को पे करना है, तो अगर क्रेडिटर की वैल्यू डिक्रीज हुई इसका मतलब हमने उनको पेमेंट किया होगा, और पेमेंट किया होगा तो हमारा कैश भी डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है। ए, लायबिलिटी साइड ऑफ द बैलेंस शीट। क्वेश्चन में देखो ना क्या पूछा है सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस। अब सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस, सब्सक्रिप्शन क्या है, इनका आप एडवांस में रिसीव कर रहे हो, ठीक है, आपने उसके लिए काम नहीं किया फिर भी आप रिसीव कर रहे हो, तो एक तरह से अनअक्रूड हो गई, ठीक है। और वीडियो हमने पोस्ट किया था उसमें हमने एडवांस, जो आपने एडवांस में रिसीव की इनकम है ना, ठीक है। यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा लायबिलिटी साइड ऑफ। नेक्स्ट फिर आंसर हो जाएगा बी, कैपिटल इज इक्वल टू एसेट का रेवेन्यू रिकॉग्निशन। इन्वेंट्री वैल्यूएशन की बात करें तो ये AS2 है, डेप्रिसिएशन अकाउंटिंग की बात करें तो AS6 है, वैसे ये मर्ज हो गया विद AS10, एंड कैश फ्लो स्टेटमेंट की बात करें तो ये AS3 है। ये सारे नाम पेमेंट करा है और बैंक को 10% के हिसाब से इंटरेस्ट चाहिए, तो वो डिस्काउंट कितने मंथ का चार्ज करेगा, बट ऑब्वियस 3.5 मंथ का चार्ज करेगा। रीजन बीइंग कि ये बिल का पैसा उनको कितने मंथ बाद मिलना है, 3.5 मंथ, और वो आपको बेनिफिट कैलकुलेट कर लेना है इसको, ठीक है। पहले तो सब्सिडियरी बुक का पार्ट हुआ करती थी, बाद में उसको कंप्लीटली पार्ट बना दिया गया जर्नल का, दैट इज जर्नल प्रॉपर का। बी दैट इज 2320, सरप्लस है उसका हम 10,4000 का, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर कैलकुलेट करने के बाद आएगा बी, दैट इज 2320, कर लेना, आंसर आ जाए 0।